नमस्कार देवियों और सज्जनों, विजय सिंह स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक विशेष शो आपके बीच में लेके हाजिर हैं। शो का नाम है गुफ्तगू। आज गुफ्तगू करेंगे एक ऐसी लेखिका से जिनका एक बहुत ही प्यारा कहानी संग्रह हमारे बीच में आया है। कहानी संग्रह का नाम है तुम्हारी लंगी। तुम्हारी लंगी एक बहुत सारी खूबसूरत कहानियों का एक बहुत ही प्यारा संग्रह है। इस कहानी संग्रह को जिन्होंने लिखा है वो आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूं बहुत ही उम्दा लेखिका कंचन सिंह चौहान जी की। कंचन जी हमारे बीच में है, जानेंगे कि कैसे आकार लिया इस कहानी संग्रह ने। स्वागत है कंचन जी विजय सिंह स्टूडियो में आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह स्वस्थ होंगी, व्यस्त होंगी और मस्त होंगी। एज ऑलवेज। तो बहुत बहुत बधाई आपको। एक बहुत ही प्यारा कहानी संग्रह को आपने आकार दिया है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है, बहुत प्रशंसा हो रही है। तो सबसे पहले तो बधाई। और ये बताइए कि कैसा महसूस कर रही हैं। ये विशेष पल आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि पहला कहानी संग्रह है आपका, और निश्चित तौर पे किसी भी लेखक लेखिका के लिए ये पल बहुत विशेष होता है। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मेरे लिए और हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा धीरे, हमेशा ही थोड़ा धीरे काम किया है मैंने। और ये कहानी संग्रह भी काफ़ी लेट आया है, इसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था क्योंकि कुछ मैं आलसी भी हूँ और कुछ फाउंडेशंस भी हैं फिज़िकल, इनके चलते तो इसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। 2011 में मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी और 2020 में आई, और ये 2016 में ये कहानी संग्रह पूरी तरह अपना रूप ले चुका था। तो रूप लेने के बाद 4 साल बाद आया, इसके बीच कई चीज़ हुई। तो ये कहना तो बिना मतलब में हम्बल बनना या बिना मतलब में डाउन टू अर्थ बनना है कि नहीं ये तो होता रहता है। बहुत खुशी हो रही है और जिस तरह से पाठकों की प्रतिक्रिया आ रही है, मैंने ये नहीं सोचा था कि लोगों की निगाह इस तरह से मुझ पर होगी या लोग मुझे इस तरह पढ़ रहे होंगे। और बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों ने पढ़ करके जिस तरह फ़ोन किया, जिस तरह से प्रतिक्रियाएँ आई, निसंदेह रूप से ये बहुत ही खुशी का क्षण है मेरे लिए। तो पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये है कंचन सिंह चौहान जी का नया कहानी संग्रह तुम्हारी लंगी। इसे राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित किया है और बहुत ही खूबसूरत कहानियां इसमें हैं। तकरीबन 9 कहानियों का ये संग्रह है। मैं अगर क्रमवार नाम लेना चाहूँ, जाने किसकी खुशी तलाशी है, ईज, बज्जात, वर्तुल धारा, सिम्मल के फूल, मर्ग और जीस्त की कश्मकश में, मुक्ति, मोरा पिया मोसे बोलत नाही, तुम्हारी लंगी। कंचन जी, कहानी संग्रह का नाम है तुम्हारी लंगी। इसमें एक, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एक कहानी भी है तुम्हारी लंगी। हाँ, लास्ट कहानी। तो दर्शकों में एक बहुत विशेष उत्साह ये बना हुआ है कि कहानी संग्रह का शीर्षक तुम्हारी लंगी क्यों रखा गया, इसके पीछे का आशय क्या रहा? हाँ, मुझे दर्शकों से थोड़ी सी एक शिकायत इसी बहाने दर्ज करनी है कि जो भी दर्शक इस बात पे बात करते हैं कि लंगी का मतलब क्या होता है, और वो मेरा कवर पेज देख करके ही ये प्रश्न करते हैं, तो मैं उनसे थोड़ा सा कहती हूँ कि भाई दर्शक नहीं, पाठकों की बात कर रही हूँ। तो मैं बस उनसे ये कहती हूँ कि थोड़ा सा थोड़ी सी और मेहनत करें कि इसका पीछे वाला भी पढ़े। आप अपने आप अगर आप विजय जी इसको पूरा ओपन करेंगे तो तुम्हारी लंगी का मतलब क्या है ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप कहें तो मैं इसे मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। हमने अपने एक चैनल के लिए प्रोमो भी तैयार किया था। जी हाँ, बहुत खूबसूरत प्रोमो था वो। शुक्रिया आपका। तो मैं अपने दर्शकों के लिए एक बार इसको पढ़ना चाहूंगा। इसी कहानी संग्रह का एक छोटा सा चंक है मेरे ख्याल से। जी, एक वो अंश है। नाम क्या बताया तुमने अपना? लंगी। लंगी, ये कौन सा नाम है? अरे वो लंगड़ी बोलना कठिन होता है ना, तो लंगी बोलते हैं लोग मुझे। एक क्षण को कलेजा कांप गया उसका, लेकिन दूसरे ही क्षण खुद को संयत करते हुए बोला, अरे कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम लंगड़ी क्यों रखेंगे? जो तुम्हारे पेरेंट्स ने रखा
वो नाम क्या रखा है? माँ बाप का दिया नाम तो रहा नहीं, तो क्या करोगे भला मेरा असली नाम जानकर? याद तो यही रह जाएगा ना, लंगी। तो बस ये कुछ ऐसी पंक्तियां हैं कंचन जी जो सीधे दिल पे लगती हैं। और ये पूरी कहानी संग्रह का सार भी है, और ये पूरी कहानी का भी सार है। जो लोग पूछते हैं लंगी का मतलब क्या है, वो अगर बस इतनी लाइन पढ़ लेंगे ना, तो वो समझ जाएंगे कि ये कहानी क्यों लिखी गई, या फिर इस कहानी संग्रह के पीछे क्या था। ये आज की नहीं, ये आदि काल से यही बात चलती चली आ रही है कि किसी की जो फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है, जिसकी वो कुछ भी उसके साथ विकलांगता होती है, या उसका यही उसकी पहचान होती है, उसका कभी नाम नहीं याद रहता है। उसका नाम राम है, श्याम है, और भी जो हैं। इस कहानी में ही वो जो पार्ट है इस कहानी की को हमारी लंगी दो अलग अलग समय को लेकर के चलती है। एक कहानी कृष्ण की प्रेमिका त्रिविका को लेकर के चलती है, जी। और दूसरा उसी का पैरेलल आधुनिक पार्ट है जो जिसे लंगी, जिसने अंत तक अपना नाम नहीं बताया है नायक को, और कहानी में उसका नाम नहीं आया। उसका नाम गुड्डा कुछ भी होगा, लेकिन उसने कहा कि भाई जब तुम्हें नाम याद ही नहीं रहना, आदिकाल से पता 5000 साल पूर्व कभी कुब्जा पैदा हुई होंगी, वो आज तक कुब्जा ही हैं। बहुत ज्यादा बदल गई तो वो त्रिवक्रा हो गई, जो 3 जगह से टेढ़ी हैं। इसी एक यही था कि मैं चाहती थी कि विकलांग विमर्श मुख्य धारा में आए, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, इस तरह के विमर्श हुए। और प्रेमचंद से उन्होंने शरद चंद्र ने, आप उन लोगों ने इस विमर्श को शुरू किया, और आज भी ये अपने विकास में ही है, अपने मंजिल को अभी भी नहीं प्राप्त कर पाया। मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा, मेरे जैसे कुछ आज की डेट के कुछ मेरे मित्र हैं, उनके द्वारा ये विकलांग विमर्श शुरू हो, और आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद अगर इसको एक मंजिल मिल जाए, अच्छी बात है। ये इस कहानी संग्रह को लिखने का एक मुख्य उद्देश्य यही था। बहुत ही प्यारा उद्देश्य है कंचन जी। और मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा। मैं पहले इनका परिचय जो लेखक के रूप में ही कराना चाहता था, और निश्चित तौर पर हमने शुरुआत वहीं से की है। मैं थोड़ी सी एक पीछे ले जाना चाहूँगा कंचन जी आपको, जो कि किताब आई है, और मैं आप सभी को बताऊँ, आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं इस किताब को। राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित की है, तो ज़रूर ऑर्डर करें। बीच बीच में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो हम लोगों की बातचीत में आप वो भूल जाएं। हाँ, किताब जरूर ऑर्डर करें। आपको एक चीज़ और विजित जी बताना, एक चीज़ और कहना चाहती हूँ दर्शकों के लिए, कि बहुत बार दर्शक कहते हैं कि लिंक भेजिए। लिंक की ज़रूरत नहीं है, आप तुम्हारी लंगी टाइप करेंगे जी। और वो आपको मेरे ख्याल से पहले पर ही मिल जाएगी। अब तो अमेज़ॉन पे भी नहीं, आप गूगल पे ही टाइप करेंगे तो अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। तो लिंक की इतनी ज्यादा जरूरत रह नहीं गई है। नहीं, इस इंटरव्यू के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाएगी। दर्शक आपको ढूंढ करके जाएंगे और किताब जरूर पढ़ेंगे। और मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा कंचन जी आपकी इस यात्रा को, कि बचपन थोड़ा सा बाकी सामान्य बच्चों का जो बचपन होता है उससे थोड़ा सा अलग रहा आपका। थोड़ा सा कुछ ऐसी ईश्वरीय एक वो रही कि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शुरुआती दिन जो रहे वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ा के रहे कंचन जी के, क्योंकि विकलांगता का जो एकदम चरमोत्कर्ष होता है वो था। तकरीबन 75% बॉडी हैंडीकैप थी आपकी। उस समय 100%। उस समय 100% थी, लेकिन घर वालों का विशेष सहयोग रहा कंचन जी के साथ। और जैसा कि मैं जानता हूँ सभी ने बहुत कोऑपरेट किया, और धीमे धीमे स्थितियाँ ऐसी हुई कि ये पढ़ने जाने लगी, और फिर इन्होंने पीजी ही नहीं डबल पीजी किया, डबल एमए किया है, हिंदी में भी किया, इंग्लिश में भी किया, और आज ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। संगीत से प्रभाकर भी किया, आज ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी हैं। हाँ। और ये इनके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये आज इस स्थिति में आके खड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे आप वो पूरा जो समुदाय है, जैसा कि अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, हाँ। उसके लिए कहीं ना कहीं आप एक प्रेरणा का विषय भी हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि वो बचपन के और कॉलेज के दिन जो रहे, सामान्य बच्चों के लिए सब कुछ बड़ा आसान होता है, लेकिन कॉलेज जाना, ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ के क्लास पे जाना, चूंकि आपके लिए क्लास नीचे तो लगाई नहीं जा सकती है, वो अगर थोड़ा सा एक अनुभव आप साझा कर सके, वो कितने कष्टदायी दिन रहे, या कितने सामान्य बच्चों से कितना डिफरेंट रहा?
कितने का तो कोई पैरामीटर का बन ही नहीं पाएगा क्योंकि वो पैरामीटर शायद किसी भी ऐसे बच्चे के लिए नहीं बन पाएगा। हाँ, ये है कि बहुत ही डिफरेंट है। ये अलग बात है कि बच्चे ऐसी चीज़ होते हैं, बहुत अच्छी बात होती है कि बच्चों को कोई चीज़ बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कष्ट भी उतना ही होता है और चीज़ों से निकलने की क्षमता भी उतनी ही होती है। हाँ, ये मैं कहूँगी कि मुझे कई बार इस बात का कष्ट होता है। कष्ट इस बात का होता है कि मुझे लगता है कि मैं थोड़ी और इंटेलेक्चुअल तो नहीं कहूँगी, कि थोड़ा और ज्ञान होता मेरे पास अगर मैं एक सामान्य लड़की होती। क्लास 4 तक तो मुझे किसी स्कूल ने एडमिशन नहीं लिया मेरा। जहाँ भी एडमिशन लेने के लिए जाते थे, मेरी माँ टीचर थी और मेरी माँ ने अपने स्टूडेंट्स को तीन तरह की श्रेणी में बांट रखा था और वो उन्हें उस तरह से ही पढ़ाती थी। एक जो थोड़े ज़्यादा कमज़ोर बच्चे होते थे, एक मध्यम बुद्धि के और एक कुशाग्र बुद्धि के। ऐसा नहीं था कि माँ के कारण, क्योंकि उनके 5 बच्चे थे, सभी को नहीं, लेकिन मेरे बड़े भैया को और मुझे उन्होंने कुशाग्र बुद्धि वाले कैटेगरी में डाल रखा था। तो माँ और मेरे पिताजी दोनों ही, और मेरी 2 बड़ी बहनें थीं जो कि मेरी पढ़ाई को लेकर के बहुत होती, ये सब चाहते थे कि मैं कॉन्वेंट में पढूं। तो सबसे पहले मेरे घर के मोड़ पर ही एक कॉन्वेंट था, कॉन्वेंट नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और वो आज भी कानपुर का बहुत जाना माना स्कूल है और 100 मीटर की दूरी भी नहीं थी। तो ये सोचा गया कि यहाँ अगर इसका एडमिशन हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ एडमिशन कराने गए, एडमिशन नहीं हुआ। कारण बताया गया है कि बच्चे इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद चलिए ठीक है, हिंदी मीडियम स्कूल के लिए ट्राई किया गया, वो भी घर के पास, वो भी आज भी वो भी स्कूल है। उस समय कांग्रेस की एक बहुत अच्छी नेता उस स्कूल को चलाती थी। तो वहाँ एडमिशन कराने के लिए गए और वहाँ भी सेम बात कही गई कि बच्चे नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, बच्चे चिढ़ाएंगे, बच्चे धक्का दे देंगे, हम गारंटी नहीं ले सकते। अब ऐसी स्थिति में जहाँ आपका बच्चा वैसे ही इतना कमज़ोर गिरा पड़ा है, वहाँ माँ बाप कैसे एक रिस्क लेकर के बोलें कि नहीं हम पढ़ाएंगे। इस तरह से 4 साल 3rd तक तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। मेरी माँ ने ही मेरे लिए एक स्कूल जैसा वातावरण तैयार किया घर में, क्योंकि वो टीचर थी। तो उसमें मेरी पढ़ाई कराई थी, क्लास लगते थे और मुझे मेरा एग्ज़ाम होता था और साल भर बाद मुझे, अगर मैं पास हो जाती थी, और मैं पास हो जाती थी, परीक्षा मुझे प्रमाण पत्र दिया जाता था, दूसरी क्लास में कर दिया जाता था। इस तरह से 3 साल हुआ। किसी विद्यालय से संबंध होकर के आप परीक्षा देती थी या घर पे ही? माँ मेरी चूँकि सरकारी टीचर थी तो वो खुद ही कर देती थी। अच्छा। उसमें ऐसा लेकिन नहीं था कि मुझे वो जो था वो एफिलिएटेड होता हो। अब माँ ने अपने हिसाब से एक 4 लाइन का रूल बनाया और उसमें वो रूलर कॉपी में एक बनाया हिंदी इंग्लिश का। मुझे खुशी होती थी कि मुझे ये एक मेरा रिजल्ट कार्ड मिला है। ये बड़ा बहुत ही रोचक है ये जो आपने बताया। बस इस कारण ये कि मेरी साइकोलॉजी ये बनी रहे कि मेरे पास रिजल्ट कार्ड है। वो इस तरह करती थी। इसका कोई, अगर वो मैं बाद में एडमिशन नहीं मिलता तो इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो जो आप समझ लीजिए कि एक, जब कहा जाता है कि जब कृष्ण ने कहा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो माँ के पास ही एक ऐसी शक्ति होती है कि वो आपको धरती पे चंद्रमा उतार देती है। तो बस वही एक माँ का वो था कि वो मैं चंद्र खिलौना मांग रही थी तो वो दे रही थी। इस तरह से 3rd तक की तो उन्होंने, 4th तक का ऐसा रहा। फिर संयोग ऐसा हुआ कि कोई नया स्कूल बना, उनकी प्रिंसिपल आई और उन्होंने मुझे कहा कि वो आई कि एडमिशन के लिए उन्हें बताई गई कि ऐसी स्थितियां हैं। बहुत छोटा सा स्कूल था, आगे तबेला था जहाँ भैंसे बंधी रहती थी, छप्पर था जहाँ पे क्लास चलते थे। 1st 2nd 3rd बहुत बार
सेकंड और थर्ड एक साथ, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से बच्चे बहुत कम थे, लेकिन मैं उनकी बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ और उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि उसके बाद से मैं मेन स्ट्रीम में आई और मैं वहाँ से स्कूल जाना शुरू किया। ये फोर्थ से और थर्ड में मेरा एडमिशन हुआ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पढ़ा दिया था इतना कि जाते ही उन्हें लगा कि फोर्थ तक की नॉलेज इसको है, तो फोर्थ और एट्थ तक। फिर दूसरी समस्या शुरू हुई। खैर वो बहुत लंबी लंबी चीज़ें हैं। बस मैं ये कहना चाहती हूँ उन पर बहुत देर बात ना करके, बस ये कि मुझे इस बात का अफसोस होता है कि जब मेरा एडमिशन 9th में हुआ, 9th में जब एडमिशन हुआ तो मेरी क्लासेस जो आर्ट साइड की थी वो छत ऊपर लगती थी। तब मेरे पास कैलिपर्स भी नहीं थे और हमेशा पुरानी बिल्डिंग्स बहुत सकरी सीढ़ियाँ होती हैं, मैं चढ़ के जा भी नहीं सकती थी, तीसरी मंजिल पर क्लास लगते थे। तो मुझे साइंस साइड के क्लासेस में बैठाया गया। वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और सोशल हिस्ट्री, ये बस मेरे कॉमन सब्जेक्ट थे। जो जनरल साइंस थी, जो मैथ थी, ये मैं नहीं पढ़ सकती थी वहाँ पर। इस बात का अफसोस मुझे रहता है। मुझे लगता है कि मैं उन चीज़ों को भी पढ़ पाती तो मैं शायद मेरे नॉलेज में और बढ़ोतरी होती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेसिक नॉलेज उससे कमज़ोर हुई। हिंदी, मेरे पास हिंदी और इंग्लिश ही थी, इसी ने मुझे ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम पास करा दिया और आज मैं सरकारी उसमें आ गई। सरकारी नौकरी भी आप कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और आज उसी हिंदी की बदौलत, हाँ, हिंदी इंग्लिश मेरे पास 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा था मैंने। इस मुकाम पे खड़ी हैं कि हम बैठ के आपका इंटरव्यू कर रहे हैं और आपकी जो यात्रा है उसको साझा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे इस बात का हमेशा दुख होता है कि अगर मुझे ये चीज़ें ना होती तो जैसे इंग्लिश, बाद में मेरे इंग्लिश के क्लासेस, इंग्लिश से MA किया, इंग्लिश के क्लासेस बहुत तो तीसरी मंजिल पे लगते थे। कोशिश करती थी, जाती थी, लेकिन उतनी रेगुलर नहीं हो पाती थी। जी। लेकिन कंचन जी, आपने यहाँ एक बात बताई कि माता जी की बड़ी विशेष भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में। अभी भी सभी माता के साथ और 4 भाई बहन और माता जी ध्वजवाहक की भूमिका निभाई, बाकी सब लोग आगे रहे। हाँ। मेरा एक प्रश्न यहाँ पे ये है कि आपको घर में वो एक वातावरण दिया गया जहाँ पे आप उस तरह से पढ़ाई की, क्लास 3rd 4th तक। जी हाँ। अभी भी हाशिए पड़ा जो समाज है, जो प्राथमिक विद्यालय या इस तरह से जहाँ पे पढ़ रहा है, और चूंकि आप विकलांग विमर्श की बात आपने शुरुआत में कही कि हम चाहते हैं कि जैसे बाकी सारे विमर्श हो रहे हैं, विकलांग विमर्श भी हो, तो ये जो घर का एक वातावरण है, कई बार ज़रूरी नहीं है कि इतना सकारात्मक हर परिवार में हुई, और बहुत सारे लोगों को मैं भी जान रहा हूँ जिनका जीवन इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाया आज जहाँ आप खड़ी हैं, और वो हालांकि उनका दिमाग भी शार्प है, सारी चीज़ें, लेकिन नहीं हो पाया। बिल्कुल। तो जब हम विकलांग विमर्श की बात करते हैं तो क्या आप किसी प्रकार के रिजल्ट्स के साथ भी आती हैं, किसी प्रकार के ऑप्शन के साथ भी, विकल्प के साथ भी आती हैं लोगों के पास कि ऐसी स्थिति में क्या करें अगर परिवार या इस तरह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है सोसाइटी से? मुझे इसका जो उत्तर क्या दूं, पहला तो मुझे यही लगता है कि ईश्वर जिनको भी किसी भी तरह की समस्या दें, उन्हें ऐसा परिवार दें। और मैं उन सारे परिवार वालों को कहती हूँ, पहली बात तो कि जिनके पास इस तरह का कोई बच्चा है, तो इसे ये समझे कि ये एक चुनौती है और इसे पार हो जाना है। अगर वो अच्छा माहौल देंगे तो कई बार बच्चे उस तरह से कर जाएंगे जिसका आपको यकीन भी नहीं होगा। थोड़े दिन का रोना धोना होगा, थोड़े दिन का संघर्ष होगा, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। लेकिन हाँ, जो आपने ये कहा कि ऐसा बहुत बार होता है, मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानती हूँ, ऐसी एक लड़की को जानती हूँ जिसकी सिर्फ एक आँख में खराबी थी और उसके पेरेंट्स ने अनाथालय में छोड़ दिया। मैं एक ऐसे भी परिवार को जानती हूँ, ऐसी बच्ची को जानती हूँ जो मुझसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत खूबसूरत सी लड़की है, और उनके पिताजी बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं। लेकिन सिर्फ ये सोच के कि अब ये बच्ची क्या कर सकती है, उनको बहुत बार समझाया गया कि नहीं कर सकती है, कुछ आप देखें, लेकिन नहीं वो करके
हार नहीं माने हैं, मतलब क्या माना है मैं नहीं जानती, कुछ सोचा ही नहीं। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए बड़ा अफसोस होता है। मैं बस ये कह सकती हूँ कि जब जब मुझे पता चलता है इनके बारे में, जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, जिस लड़की के बारे में, मैं बस ये कर पाती हूँ कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी पोस्ट लगाए, बिना उससे ज़रूर मिलती हूँ और उससे कहती हूँ कि तुम कुछ भी कर पाओ तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे कुछ बच्चे हैं, जब मैंने आज तक नाम नहीं लिया है तो अभी भी नहीं लूँगी। जी जी। तो कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने पार्शियली अडॉप्ट कर रखा है। पार्शियली अडॉप्ट का मतलब कि मैं उन्हें अपने घर में, चूँकि मुझे अपना लगता है कि मेरी ही शारीरिक स्थिति ऐसी है कि मैं अपने ही लिए मुझे मदद की ज़रूरत होती है, तो एक बच्चे को ला करके मैं नहीं कर सकती, लेकिन उनकी खाने, कपड़े और एजुकेशन, इसकी जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ, ली है। और ईश्वर से बस ये मनाती हूँ कि जिनकी ली है वो अगर एक भी उन बच्चों में एक बच्चा भी, अगर, मैं बहुत भावुक बहुत जल्दी होती हूँ और भी हो रही हूँ, कि अगर उनमें से एक बच्चा भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो वो मुझे लगेगा कि मतलब अपनी वंशवेली को स्टेबिलिटी देख करके क्या खुशी होती है ये बताने की ज़रूरत नहीं। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पे। एक प्रश्न कंचन जी, और यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चूँकि जैसा कि मैंने कहा विमर्श हो रहा है तो उस पर चर्चा होना आवश्यक है। हाँ। आप जिस दौर में आपकी अपब्रिंगिंग हुई जी। उस दौर में चीज़ें उतनी ज़्यादा हैंडीकैप फ्रेंडली नहीं थी, बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में चाहे आप मॉल में जाएं, हाँ। या आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, हाँ। या आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, हाँ। इवन अब तो स्कूल्स में भी चीज़ें ऐसी हाँ। हो गई हैं, हर जगह पे रैंप और सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ है। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और ये आने वाला समय जो है अब वो जो एक बैरिकेटिंग थी, एक दीवार थी जिसका आपको सामना करना पड़ा, उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी उस दीवार को, आपको लगता है कि अब दौर बदला है? हाँ, दौर बदला ज़रूर है विजित। ये तो मैं अभी थोड़े दिन पहले, जैसा कि मैंने बताया कि मैं किसी के लिए अगर देखती हूँ तो एक बच्ची आई थी मेरे घर, तो उसको उसके घर में पढ़ाया नहीं जा रहा था, तो मैं उसका एडमिशन कराने के लिए एक स्कूल में गई और मुझे सच में देख करके बड़ी खुशी हुई। वो प्राथमिक विद्यालय था सरकारी, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि रैंप बना हुआ था वहाँ पर, और इसका अफसोस नहीं हुआ कि मेरे लिए नहीं था, लेकिन इसकी खुशी हुई कि आगे कोई बच्चा आएगा तो वो अब इस चीज़ से बच्चे, मैंने जैसे आपको बताया विजित ना कि टीचर्स ने कहा कि बच्चे नहीं कोऑपरेट करेंगे, बच्चे बहुत कोऑपरेट करते हैं। मतलब मैं कभी भी मेन स्ट्रीम जब स्कूल में गई, इसके बाद मुझे कभी लगा नहीं कि मेरे साथ कोई समस्या है और बच्चे मुझे छोड़ दें, मेरी सहेलियाँ, तो वो धक्का दे करके कैसे भी, और बड़े हंसी खुशी मुझे लगा कि ये बच्चे इस तरह से हो जाएंगे। एक चीज़ तो ये है कि हाँ, ये बात सच है कि ऐसा कहा जा रहा है, रूल्स आ गए हैं, और कि सारे ही केंद्रीय सरकार, सारे ही मॉल्स, सारे ही हॉस्पिटल इस तरह हो जाना चाहिए। लेकिन आपको भी मालूम है कि लिखित और एग्जीक्यूशन, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। अब मैं दूसरी बात बताऊं, जिस बात ने मुझे खुश किया ये मैं बताऊं, दूसरी बात मैं बताऊं, और जिसके लिए बता रही हूँ अगर कभी सुने तो नाराज़ ना हो। मुझे एसएमएस कॉलेज में, यहाँ का बहुत फेमस कॉलेज है मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के लिए, उस कॉलेज में मुझे विशेष अतिथि बना करके बुलाया गया। जितनी भी बार मुझे वहाँ जाना हुआ, बच्चे तो उत्साही होते हैं, मैं तो कह ही रही हूँ कि बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, उत्साही बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज के। सारे बच्चों ने मुझे चारों तरफ से लिया और लंबी लंबी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी 2-3 मंजिल की, वो चढ़ा करके लेके चले गए। लेकिन ये विशेष अतिथि का विशेष सम्मान था। एक ऐसा बच्चा भी हो सकता है जिसको एसएमएस कॉलेज में या ऐसे ही किसी कॉलेज में पढ़ने का मन हो और वो उसको डिज़र्व करता हो,
वो कैसे जाएगा वहाँ पर? सुविधाओं के अभाव में नहीं जा सकता। अभी भी ये चीज़ें पूरी हर तरह जगह से implement नहीं हो। एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। दूसरा उदाहरण देती हूँ, ये मुख्य जगहों पे, मॉल में नहीं है तो फिर भाई आदमी मन मार लेगा, भाई मैं नहीं जाऊंगी मूवी देखने। लेकिन शिक्षा तो चाहिए ना बच्चे को। दूसरी मैं वो एक हॉस्पिटल है यहीं पास में, उसका भी नाम, मुझे थोड़ा डर तो नहीं है किसी भी चीज़ का, मैं नाम ही ले लेती हूँ। नाम क्यों लेना है, आप ऐसे ही बताइए, अनुभव बताइए। फिर भी बता देते, हाँ चलिए, नाम आप कह रहे हैं तो नहीं लूंगी, लेकिन नाम लेना, मुझे लगता है नाम लेना चाहिए, फिर भी नहीं ले रही हूँ। कि मुझे अपना ये फिजियोथेरेपी कराने जाना होता था। फिजियोथेरेपी यानी कि फिजियोथेरेपी कराने के लिए ज़्यादातर पोलियो के, पैरालिसिस के ऐसे ही पेशेंट जाते हैं, लेकिन वहाँ भी मुझे रैंप नहीं मिलती थी। मुझे वैसे ही 2 लोग 4 लोग टांग के ले जाते थे, और उसी तरह से कि उनकी चिरौरी कर लो, उनकी विनती कर लो, उनसे रिक्वेस्ट, उसका मन हुआ अरे यार हम नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं, अरे यार माँ वैसे हाथ में दर्द हो रहा है, इस तरह की चीज़ें तो आप ना बेटर समाज में तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी चीज़ें वही हैं जहाँ से मुझ कभी कभी लगता है कि वही है जहाँ से शुरू हुई थी। कि अभी भी मुझे अगर फिजियोथेरेपी कराना है और 2 आदमी ने मुझे एकदम उस तरह से रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं तो नहीं ले जा पाऊँगा भाई, नहीं ले जाऊँ, तो मैं वही उसी दर्द में फिर से आ जाती हूँ। नहीं, इस मामले में मैं भी, हमारे जो दर्शकगण देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमारे इर्द गिर्द अगर ऐसा कुछ है, चूँकि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, सभी ने एक स्पेशल गाइडलाइन जारी कर रखी है इस दिशा में। हाँ। और कहीं ना कहीं चूँकि एक आध बार आपके साथ मुझे भी कहीं जाने का अवसर मिला है, तो वो सर्विसेज हमने अवेल भी की हैं, कुछ जगहों पे वो सर्विसेज मिलती भी हैं। हाँ। लेकिन जहाँ पे नहीं हो रहा है, हमें आपको इसके लिए आवाज़ उठानी होगी और संबंधित जो भी अधिकारीगण हैं वहाँ पे ये बात रखी जाए। हाँ। कि ऐसा क्यों नहीं है। तो ये निजी तौर पे लोग गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। कभी लगता है कि इस तरह से थोड़ी सी अंदर से बागी सी हो जाती हूँ कि मन होता है कि ऐसा हो जाना चाहिए कि ऐसी जो भी जगह हैं वहाँ पे एक स्पेशल ऑर्डर आ जाए, और जब तक ऐसा ना हो तब तक उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए निश्चित तौर पे। और ये ऑर्डर्स हैं भी जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन निजी तौर पे कई बार उसका पालन नहीं होता। उसका अच्छा उदाहरण लेकिन देती हूँ, केंद्रीय भवन जहाँ मैं जॉब करती हूँ, जी जी जी, फुल्ली डिसेबल्ड फ्रेंडली है उस तीनों तरह की विकलांगता के लिए। जो जिनके साथ जो लोग श्रवण बाधित हैं, जो लोग दृष्टि बाधित हैं, उन सब के लिए लिफ्ट्स और रैंप और हर बाथरूम सारा कुछ उनके लिए बना है। तो एक बार आप उसको एक मॉडल बनाएं, रोल मॉडल बनाएं और उसमें करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कंचन जी जितनी उम्दा कहानियां लिखती हैं उतनी ही उम्दा कविताएं भी लिखती हैं। हालांकि हम सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कहानी संग्रह तो आ गया है, कविता संग्रह की भी अपेक्षा कर सकते हैं हम लोग जल्दी ही। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे इनकी कविताओं का बहुत बड़ा मुरीद हूँ। तो कंचन जी, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ 4 पंक्तियाँ अपनी कविता की सुना सकें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। कुछ भी 4 पंक्तियाँ। हाँ, तो एक तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है एक 4 लाइन कि कौन है जो जिंदगी तन्हा बिताना चाहता है, कौन है जो जिंदगी तन्हा बिताना चाहता है, जिंदगी ने चुन लिया तन्हाइयों ने किंतु मेरी, अब मुझे जैसी मिली वैसी बिताना चाहती हूँ, इस अकेलेपन में भी मैं खिलखिलाना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत ही। ये 4 लाइनें हैं। और एक और है जो मैं हमेशा, अगर कहीं मुझे अपना परिचय देना होता है तो मैं कहती हूँ कि नित्य समय की आग पे चढ़ना, नित्य सिद्ध सच्चा होना है, और माँ ने दिया नाम जब कंचन, मुझको और खरा होना हो। आहा, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक आपकी रचना है जो मुझे बहुत पसंद आती है। सामान्य तौर पे वो सारे लोग जो कविताएं लिखना तो चाहते हैं, मन में एक उत्सुकता होती है, एक बेचैनी होती है लिखने की, लेकिन कई बार शब्द नहीं मिलते हैं। तो वो आपने लिखा है कि तुम पूछ रहे थे ना मुझसे कविता कैसे बन जाती है,
ये दूर देश की वासिनी है, हर रोज नहीं आ पाती है। और बहुत बहुत प्यारी है। और एक और हाँ, ये एक सच है कि ये दूर देश की वासिनी है, हर रोज कविता मैंने या मैंने कहानी कई नहीं बार है। तड़पते हुए लोगों को देखा है कि भाई परेशान है, शब्द नहीं मिल रहे हैं, कई बार भावनाएं, वो प्लॉट तो आ गया, पूरी कविता मुकम्मल नहीं हो रही है। हाँ, ऐसा और होता है। एक आपने हाँ, आपका ये किसी कहानी शहर से है। जुड़ाव रहा होगा, उस के लिए आपने लिखा है कि बदल बदल गए रहे हैं, हैं सभी सड़कें इमारत, लेकिन तेरे शहर में आके मेरे दिल का धड़कना धड़कना है है भाई। भाई, तुम्हारी खुशबू अभी तक यहीं पे बिखरी है, तुम्हारी आहटे हैं आसपास कहीं। आहा, क्या बात है। तो खैर हम सभी इंतज़ार करेंगे आपके कविता संग्रह का भी, कि कविता संग्रह आए, और उम्मीद है कि ये जो पहला संग्रह आपका आया, कहानी संग्रह, ये एक प्रेरणा का काम करेगा। और जिस तरह से विशेष रूप से सबका प्रेम मिल रहा है, हाँ, प्रेम तो बहुत मिल रहा है। मैं एक बार दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहूँगा कि तुम्हारी लंगी जी, क्या विशेष है? अगर नया कोई पाठक पढ़ना चाह रहा है तो किस रूप में प्रेरित हो, उसको कैसा गुलदस्ता दे रही हैं आप इस कविता कहानी संग्रह के रूप? तुम्हारी लंगी को तो सबसे पहले इसलिए पढ़ना चाहिए किसी भी पाठक को, या फिर विशेषतः मैं कहती हूँ कि जिनके साथ शारीरिक रूप से किसी भी तरह की अक्षमता है, वो तो इसे पहले वो लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें दो कहानियाँ ये ज़रूर हैं, लेकिन ये विशेष रूप से उस नोट पर ही चल रही है। जी जी। और इन कहानियों को पढ़ करके मुझे यकीन है कि इन कहानियों को पढ़ के किसी को उन दोनों कहानियों को पढ़ने के बाद दया नहीं आएगी, और कहीं भी उन्हें ऐसा नहीं कमज़ोर तब नहीं लगेगा कि ये लोग कमज़ोर होते हैं। इसलिए पढ़ें, इसलिए ना पढ़ें कि ये कितने कमज़ोर होते हैं, इसलिए पढ़ें कि ये कितने मजबूत होते हैं, सशक्त होते एक तो इसके लिए पढ़ें। फिर अपनी कहानी की प्रशंसा खुद, अपनी कहानी संग्रह की प्रशंसा खुद करना तो नहीं, प्रशंसा नहीं, मैं है। बस ये जानना चाहूंगा कि इस गुलदस्ते में कैसे कैसे फूल आपने लगाए जी हैं? हाँ, फिर भी मैं ये कहूँगी कि फिर भी इसलिए भी पढ़ें कि मैंने कोशिश की है कि कोई भी कहानी का विषय का दोहराव ना हो। धीरे लिखने का कारण ये भी रहा मेरा, क्योंकि आप अगर कहानी कविता कुछ भी लिखने लगते हैं या कहानीकार होते हैं, तो कहानियाँ तो आपके इर्द गिर्द रोज चलती रहती हैं, लेकिन कितनी बार उसी प्रेम को लिखूं, कितनी भाई पड़ोस में भी एक बच्चा प्रेम में होगा, इधर भी होगा, और सबकी कहानी अलग होगी, सबकी कहानी अलग होगी। या ऐसे ही बहुत सारी हैं। किसी ने मुझे किसी दिन मेरा कोई लाइव शो चल रहा था, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप दहेज पे लिखिए। दहेज पे बहुत बार लिखा जा चुका है, जबकि अभी समस्या ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं उन चीज़ों पे लिखूं जो अभी नहीं लिखी गई हैं। जैसे कि इसमें कहानी है एक सिम्मल के फूल, जो कि एसिड अटैक पे लिखी गई है। पढ़ी मैंने। एसिड, ये वो कहानी जहाँ तक मुझे मालूम है कि मेरी हर कहानी छपने में देर हो जाती है, लेकिन जब तक मैंने लिखी थी 2013 में, तब तक वो कहानी एसिड अटैक पे दूसरी कोई कहानी नहीं लिखी गई थी। इसी तरह सरोगेसी पे कहानी है, कम ही कहानियाँ लिखी गई हैं सरोगेसी पर भी। और इन दोनों पे तो मैं ये कहूँगी ही कि बहुत कम कहानियाँ डिसेबिलिटी पे लिखी ही गई हैं। इसके अलावा भी वैवाहिक बलात्कार पे कहानी है। एक कहानी है, इसमें एक सेक्स वर्कर की कहानी है। उस कहानी को मैंने अपने एंगल से लिखा है, उसके लिए मुझे बहुत आलोचना भी सुननी पड़ी, लेकिन मैंने उसको इस एंगल से लिखा है कि ये कहानियाँ जब भी स्त्री के लिए, राजेंद्र यादव ने कहा कि स्त्री को या तो देवी माना जाता है और या तो चरित्रहीन माना जाता है, वो दो ही रूप में मानी जाती है। उसी तरह मेरे मन में आया, ये जो सेक्स वर्कर की कहानियाँ या बातें जब भी आती हैं, या तो वो चरित्रहीन मानी जाती हैं या तो वो बहुत मजबूर मानी जाती हैं। मेरे मन में आया कि अगर ये व्यवसाय है तो क्या ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको खुले मन से व्यवसाय के रूप में चुना हो? ये एक चयन भी हो सकता है। और मैंने इस तरह से सोच करके और उस पर फिर से विचार करना और पढ़ना शुरू किया, और मुझे लगा कि सच में बहुत बार प्रोफेशनली लोगों ने इसे चुना और बहुत ईमानदारी से चुना है, और उनके बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज थे। मैंने इस कहानी, मेरी जो नायिका है
अपनी तरह से ना तो चरित्रहीन है और ना ही वो मजबूर है। उसने सोच समझ के इस प्रोफेशन को चुना है और वो अपनी तरह से इस चीज़ को पूरी तरह जस्टिफाइड करती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए कि एक अलग विजन से चीज़ें लिखी तौर पे हम उम्मीद करते हैं, जितना कि आपने बताया कि इसमें एसिड अटैक का भी मुद्दा आपने कवर किया है, इसमें सरोगेसी भी है, इसमें जो इस तरह से सेक्स वर्कर्स हैं उनकी लाइफ को एक अलग प्रोस्पेक्ट से देखा गया है, हाँ। विकलांगता को आपने एक नया विज़न दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे पाठकों को खूब पसंद आएगी तुम्हारी लंगी। कंचन जी, गाना बहुत अच्छा गाती हैं आप। नहीं भैया, ये तो आपके नकारने से तो हम लोग इसको मानने वाले हैं नहीं। चार पंक्तियां कुछ भी सुनाइए। इसके लिए क्षमा कर दीजिए भाई विद्युत जी। कुछ भी आप चार तो चाहते हैं कि आपका इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, मुझे लग रहा है कि अब तो आप 2 लाख 3 लाख पार कर रहे हैं। कितने सब्सक्राइबर हो गए? अरे बताइए, 5 लाख के लगभग आप पहुंच रहे हैं, आधे दशक की तरफ। और आप चाहते हैं कि आधे दशक की संख्या में मेरा मजाक उड़ाया जाए, इस तरह से ना। नहीं देखिए, दर्शक जो है ना प्रोमो में यही जा रहा है आपका गाना। तो कुछ भी 4 पंक्तियां कंचन दर्शकों के लिए, तो कुछ भी जो आपकी पसंदीदा 4 पंक्तियां हो, कुछ भी। फिर फिल्म भी छोड़ते हैं, क्योंकि आपने अभी माँ की बात करी और मेरी माँ ने मुझे जो बहुत सारी चीजें विरासत में दी, उसमें लोकगीत दिए। जी। और फिर मैं ये बताते हुए थोड़ी सी भावुक तो अंदर से हो रही हूँ, लेकिन मैं एक किस्सा आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरी माँ 2019 मार्च से और फरवरी 20 तक लगभग कोमा में चली गई थी। बहुत कुछ चीज़ें भूल गई थी, बहुत सारी चीज़ें। वो बहुत बार ऐसा था कि उन्हें ये याद था कि उनकी बेटी है कंचन, जो परेशान है और जो कमज़ोर है, लेकिन मैं उनके सामने जाती थी तो वो मुझे नहीं पहचान पाती थी। मैं उनसे पूछती थी कि मुझे पहचान नहीं, वो कहती थी नहीं। तो मैं कहती थी कंचन को जानती है? कहती उसको क्यों नहीं जानेंगे, तो उसके लिए परेशान तो नहीं होती? तो क्यों नहीं परेशान होंगे। तो उनके साथ एक चीज़ थी कि मैं उनको लोकगीत, क्योंकि उन्होंने ही सुनाए थे, तो मैं उनको लोकगीत सुनाती रहती थी। और वो शुरुआत की तो बात ही मैं मतलब वो बहुत ही वो ना बोल रही हूँ, और मैं उनके धीमे से काम में कहती थी कि अम्मा आपको गाना सुनाए। तो वो बहुत फुसफुसाती थी, आवाज़ नहीं निकलती थी, पूरी ताकत लगा के कहती थी सुनाओ। और एक दिन की तो ऐसा किस्सा है कि वो 2 दिन से 3 दिन से कुछ बोली नहीं थी, और मैं हॉस्पिटल गई और मैंने बहुत बार अम्मा 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 किया, अम्मा नहीं बोली। मैं बहुत निराश सी हो गई कि आज अम्मा तो कुछ भी हाँ हूँ नहीं बोली। और मैं चलने, चूँकि हॉस्पिटल था और वो आईसीयू में एडमिट थी। आईसीयू मतलब मिनी आईसीयू जो होता है ना, वो कुछ उसका कुछ और नाम होता है, मिनी आईसीयू था। और ये बहुत बड़ा ही दुस्साहस था कि माँ को गाना सुनाया जाए। लेकिन अब आप भी जानते हैं कि जितनी मजबूर माँ होती है उतनी ही मजबूर बेटी भी होती है। तो मुझे लगा कि चलते चलते बहुत ज़्यादा क्या होगा भाई, स्टाफ आकर के डांट देगा, सुन लेंगे। मैंने उनके कान में मैं गई और उनका पसंदीदा एक गीत था कि भावरा, गाना भी भूल रही हूँ, तो उनका जो भी पसंदीदा एक गीत था अरे अरे काला भंवरवा। ये गाना हमेशा ये तब गाया जाता है जब किसी के बच्चे की शादी होती है, तो वो नाराज़ होकर के अपने भाई से नाराज़ होती है, और वो ये गाना उसके लिए है कि वो कहती कि सबको तो न्योता दे देना लेकिन भाई को मत देना तुम। भाई बहन का आप जानते हैं कि कैसा लव और उनका मतलब जो प्रेम जो होता है वो ऐसा ही वाला है, रूठने ही वाला प्यार होता है, और बहनें हमेशा ही रूठी रहती हैं क्योंकि उन्हें, तो वो यही कहती है। वो गाना उन्हें बड़ा पसंद था, और तो वो गाना मैंने उनके कान में गुनगुनाया, और जैसे गुनगुनाया जितने भी लोग थे वहाँ पर सबकी आंख में आंसू आ गए कि माँ 3 दिन से नहीं बोली थी, और वो तुरंत बुदबुदाने लगी मेरे साथ। तो मैं एक ऐसे ही, वो तो नहीं, लेकिन मैं कोई एक ऐसे ही कोई लोकगीत ही सुनाती हूँ आपके।
माँ के जाने के बाद एक गीत बहुत अक्सर मैं रात भर गाती थी। और ये मेरी पुरानी आदत है कि मुझे दुख से निकलने का मेरा एक तरीका ये है कि यही तरीका है मेरे पास कि मैं बहुत सोशल हूँ और मुझे हंसना, बोलना, गाना बहुत पसंद है। लोग दोस्तों के साथ रात ठट्ठे मारना और वो करना। लेकिन मैं जब दुखी होती हूँ तो मैं कमरे बंद कर लेती हूँ और मोबाइल ऑफ कर लेती हूँ और गाने चला लेती हूँ और या फिर गाने गाती रहती हूँ, रोती रहती हूँ और इसी तरह मेरा दुख निकल जाता है। और फिर मैं दरवाजे खोलती हूँ तो एक खुश लड़की निकलती है। उस समय की बात है और वो गाना मैं आपको सुनाती हूँ कि बाबा निमिया के पेड़ जनी काट्यो जनी केहू काट्यो, निमिया चिड़ैया के बसेर मलैया ले हूँ बीरन के, बाबा निमिया के पेड़ जीनी काट्यो, बाबा बिटिया के जिनी केहू दुख दे, जिनी केहू दुख दे, बिटिया चिड़ैयन की नाई बलैया ले हूँ बीरन के, बाबा सगरी चिड़ैया। रहने दीजिए, भावुक हो जाती हूँ थोड़ा इसमें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद कंचन जी। ये प्यारा सा गीत जिसमें निश्चित तौर पे माता जी की स्मृतियाँ भी जुड़ी हुई हैं उस गीत से, वो सुनाने के लिए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जहां अभी हम बैठे हैं ये कंचन जी का ही घर है और लकड़ी का बड़ा प्यारा सा घर इन्होंने बना रखा है। और ये जो हरियाली आप देख रहे हैं, ये पूरा कैंपस हरियाली से भरा हुआ है। तो ये हरियाली के प्रति विशेष प्रेम आपका मैं देख रहा हूँ, मतलब बड़ी विविध प्रकार की सब्जियां, फूल और बहुत अच्छे से आपने पूरा इसको बनाया हुआ है बड़े प्रेम से। तो ये मेरा बहुत इसको आप कहें कि स्ट्रेस बस्टर जिसे कहते हैं, ये बहुत 2-3 चीज़ें, मुझे खाना बनाने से और मुझे बागवानी करने से, गीत गाने से, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे जहाँ भी मैं कभी कभी अवसादी हो जाती हूँ तो उससे निकलने का ये बहुत बड़ा अच्छा साधन है मेरा। हमेशा का एक हर व्यक्ति को थोड़े बहुत सपने तो देखता ही है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े घरों के सपने देखते हैं, लेकिन मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे पास एक छोटा सा घर हो और एक बड़ा सा गार्डन हो। ईश्वर की दया रही, माँ बाप की, घर वालों की शुभाकांक्षाएं रही कि मुझे मिल गया। और आप देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ आकर के ये बड़े सुकून के पल होते हैं जब मैं यहाँ पे आती हूँ, इनको वो करती हूँ। जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि कंचन जी ने, चाहे वो अपना घर हो, गाड़ी हो, गाड़ी में भी बाइक हो या कार हो, सब कुछ इतना फ्रेंडली बनवाया है कि ये घर के किसी भी कोने में बड़े आराम से, बिना किसी की मदद के, आराम से अपनी व्हील चेयर से कहीं भी जा सकती हैं। किचन भी इन्होंने बहुत प्यारा बनाया है। और मैं चाहती हूँ, मैंने अपने कुछ मित्रों को भी ऑफर दिया ये, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल होता है कि कहीं कभी कोई भी जाता है तो उसके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो एक जो व्हील चेयर बाउंडेड लोग होते हैं उनके लिए ये मुश्किल चीज़ होती है कि वो कहाँ पर रुकें। तो मैंने इसके लिए भी मैं गंभीर रूप से मैंने सोचना शुरू किया है और अपने कुछ मित्रों को ऑफ़र किया है कि अगर वो आप इस शहर में आए तो आप इस घर को होटल की जगह इस घर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक कमरा हमारा इसी के लिए रखा हुआ है। और मेरा एक बड़ा वो भी पसंदीदा गाना था कि ऐ माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो और जो जले जिन रहे, उसमें ये भी था कि कुछ ऐसा ही था कि यहाँ पर जो भी हो हमेशा तुम्हारे ही लोग आते जाते रहें। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के लोग आते जाते रहें और अगर इस तरह से इसका उपयोग हो जाए तो बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से। निश्चित तौर पे इसका पूरा सदुपयोग होगा। हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पे हैं और तुम्हारी लंगी जो आपका ये कहानी संग्रह है जी, इसमें जो पहली कहानी है जाने किसकी खुशी तलाशी है, इसका एक बड़ा प्यारा सा चंक इंटरव्यू के पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर वो हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा पढ़ सकें।
हाँ, मुझे भी वो स्पीच है एक इस कहानी में, जी जी जी, वो मुझे भी अच्छी लगती है। और मुझे लगता है विमर्श की दिशा में भी हम उस पर कुछ कंक्लूजन के साथ आगे बढ़ पाएंगे। कंक्लूजन है और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि वो सार है। और वो जो भी लोग अभी संघर्ष में हैं, उन्हें वो शायद ज़रूर पढ़ना चाहिए और बहुत संबल मिलेगा उन चीज़ों से। हम भी इसी तरह आगे बढ़े हैं, हम भी बड़ी निराशाओं के छड़ से निकल के आए। जी जी जी। तो सबसे पहले ये इस तरह से है कि सबसे पहले आप ये बताएं कि आप में से कौन विकलांग है और कौन डिसेबल्ड। कुछ देर की चुप्पी के बाद पुरुष ने अपनी बात कहनी शुरू की। देखिए, यूँ सामान्य रूप से देखें तो सिर्फ अंग्रेज़ी और हिंदी का फ़र्क है, लेकिन मुझसे पूछिए तो यहाँ जितने भी लोग मेरी स्पीच का हिस्सा बनने आए हैं वो विकलांग भले हों, डिसेबल्ड नहीं हैं। हो सकता है कि किसी दुर्घटना, किसी रोग, किसी जन्मजात शारीरिक अवस्था के कारण मेरे या आपके अंग संपूर्ण ना हों, मगर हम डिसेबल्ड कतई नहीं हैं। डिसेबल्ड हम कतई नहीं हैं क्योंकि जहां आत्महत्या की दर हिंदुस्तान से लेकर विश्व भर में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जहां लोग इसलिए आत्महत्या कर ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिसे पसंद किया उसने उन्हें नहीं पसंद किया, जहां लोग तलाक हो जाने के कारण, बच्चे ना होने के कारण, परीक्षा में मनपसंद नंबर ना पाने के कारण जिंदगी खत्म कर लेते हैं, वहाँ मेरे और आप जैसे लोग अपने आधे अधूरे शरीर के साथ सुबह मुस्कुरा कर उठते हैं, मरने के लिए नहीं, जीने के लिए। क्या बात है, क्या बात। जहाँ बड़े बड़े काउंसलर सकलांगी धनाढ़यों को मोटी मोटी फीस लेकर बताते हैं कि आपको जीना चाहिए क्योंकि आपके पास जीने के कई कारण हैं, लेकिन फिर भी वे एक दिन मरना चुन लेते हैं, वहाँ मेरे और आप जैसे लोगों को सड़क चलते लोग बिना किसी फीस की सलाह देते हैं कि आपको मर जाना चाहिए क्योंकि आपके पास अगर पूर्ण शरीर नहीं है तो आपको दूसरों पर बोझ बनकर जीने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जिंदगी जीना चुनते हैं। क्या बात। हम डिसेबल्ड कतई नहीं हैं क्योंकि इन भीड़ भरी सड़कों पर एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ते लोगों के बीच हमारे लिए कोई अलग सड़क नहीं बनी है। हम अपने अधूरे शरीर के साथ इसी सड़क पर मंजिल की खोज में निकलते हैं, गिरते हैं, कुचले जाते हैं, लेकिन घर नहीं बैठते। झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, लूट मार, चोरी, डकैती से भरी इस दुनिया में हमारे जीने के लिए कोई अलग समाज नहीं बनाया गया है, बल्कि हाँ, यही समाज हमारे लिए अलग इस तरह ज़रूर हो जाता है कि हम कहीं भी जाएं, हमारा आकलन बिना किसी साक्षात्कार के हमारी शारीरिक स्थिति से कर लिया जाता है। ये बेचारा तो कमज़ोर है, ये बेचारा कैसे कर पाएगा। लेकिन हम उनकी बातों को इग्नोर करते हुए, धता बताते हुए वो सब करते हैं जो हमें बेचारा बताने वाला करते हैं, और बहुत बार तो उनसे बेहतर करते हैं। क्या बात। तो दोस्तों, हम डिसेबल्ड कतई नहीं हैं। वी आर नॉट डिसेबल्ड, रदर वी आर एक्चुअल कैपेबल। और आप सब कैपेबल्स को मोटिवेट करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं कहना। आप अगर इस किताब का हिस्सा सुन रहे हैं तो आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। बस ज़रूरत है अपने अंदर के हुनर को पहचानने की, जो हर सामान्य व्यक्ति की ज़रूरत है। आप अपने घरों से निकल पड़े हैं मंजिल की तलाश में, मतलब आधी मंजिल को तय कर ली है और आधी और तय करने के लिए आपको शुभकामनाएं। क्या बात, बहुत 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 धन्यवाद कंचन जी। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि अगर आपने अब तक ऑर्डर नहीं की है तो तुम्हारी लंगी ज़रूर ऑर्डर करिए, और जो भी इस किताब के बारे में आपकी राय है, इस कहानी संग्रह के बारे में आपकी राय है, वो ज़रूर हमसे साझा करें। आप अपना एक छोटा सा वीडियो बना के हमें भेजेंगे, अपने चैनल पे उसे ज़रूर पब्लिश करेंगे और कंचन जी की राय भी उस पर ज़रूर जानेंगे। तो कंचन जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुमूल्य समय देने के लिए अपना। बहुत ही एक खूबसूरत बातचीत हुई आपसे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता था कि इसको हम लोग थोड़ा लाइटर नोट पे रखें, विमर्श की ओर भी आगे बढ़ें, आपकी जो ज़िंदगी की पिछले पन्ने हैं उनको भी पलटें। तो हालांकि सब कुछ हुआ और हम समय सीमा में बंधे हैं, बहुत सारी बातें अभी नहीं कर पाए, लेकिन अगले चरण में ज़रूर करेंगे और इंतज़ार करेंगे उस दिन का भी जब आपका कविता संग्रह भी आएगा। और जैसा कि मुझे पता चला है उपन्यास की दिशा में भी आप आगे बढ़ गई हैं, काम कर रही हैं उस पर।
तो उम्मीद करते हैं कि कविता जल्दी संग्रह का तो नहीं पता, कविता संग्रह तैयार है, पता नहीं मैं छपवाना जिस दिन चाहूंगी छपेगा, लेकिन उपन्यास आप लोग शुभकामनाएं दीजिए कि जल्दी छपे, क्योंकि उससे और ज़्यादा चीज़ें खुल जी, करके जी, आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी उपन्यास भी आपका हमें पढ़ने को मिलेगा। विजय सिंह स्टूडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और इतने खूबसूरत माहौल में हमें इंटरव्यू करने की अनुमति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद दीजिए।